जोहार। हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जितने भी जेएसएससी में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे एक्साइज में हो, चाहे दरोगा में हो, चाहे सीजीएल में हो, सब में देखिएगा कि लास्ट में सिलेबस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे भाषा, लिपि, पुस्तक, खेल खिलाड़ी, पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और ऐसा एक भी पेपर आज तक झारखंड में नहीं बना है जिसमें से ये सब टॉपिक से क्वेश्चन ना रहे। तो आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, मोस्टली को ये चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं पता होंगी कि झारखंड के एग्जामिनेशन में पुस्तक और लेखक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से क्या होता है, अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन आपका जो पुराना एंशिएंट वाला है, जैसे कलहन की राज तरंगिणी हो गया, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक और या 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग एंशिएंट से लेकर आगे बढ़ते हुए जाएंगे और बुक्स एंड ऑथर का पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एकदम प्राचीन काल से चलेंगे और आप देखिएगा जिन्होंने भाषा और लिपि का क्लास किया होगा उनके लिए ये लेक्चर इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं एकदम सिलसिलेवार ढंग से कनेक्टेड टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको रटना ना पड़े। आपने बहुत जगह पुस्तक और राइटर पढ़ा होगा, लेकिन आज ये जो तरीका होगा एकदम कहानी जैसा आपको याद हो जाएगा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ लेक्चर आप क्वेश्चन बनाइएगा और देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं एकदम प्राचीन काल में जो सबसे लोकप्रिय समूह हुआ है किताबों का, उसको हम लोग वेद बोलते हैं। वेद हमारे संस्कृति में 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। इसके बारे में एकदम छोटा छोटा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, एकदम छोटा छोटा, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं देखना है। जैसे ऋग्वेद के बारे में देखेंगे तो ये चारों वेद में से ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना वेद है। इसको याद करने का कैसे तरीका है, देखिए अगर काखा गाघा अगर आपको पता होगा तो आपको पता है ना जो री आता है अल्फाबेट में लास्ट में आता है, तो लास्ट में आता है इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि बुक ऐसे करके रखा गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा गया, तो लास्ट बुक कौन हो गया आपका, ये ऋग्वेद हो गया आपका। तो ये क्या हुआ, ये सबसे पुराना आपका हो गया। ऋग्वेद किसके लिए फेमस है, इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें देवी देवताओं से रिलेटेड श्लोक यहाँ पे लिखे गए हैं। आप देख रहे होंगे ये पिक्चर भी डिपिक्ट करता है सेम चीज को। यहाँ पे देवी देवताओं का यहाँ पे फोटो बनाया गया है और ये इसी से रिलेटेड यहाँ पे है। तो शॉर्ट में आपको सब जानना है कि ऋग्वेद बेसिकली है क्या, ये सबसे पुराना वेद कौन है, ये सबसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ जाएगा तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में बेसिकली जो नॉर्मल मनुष्य है उसका दैनिक जीवन और उसके रोग का उपचार के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप फोटो में भी देखिए, यहाँ पे जड़ी बूटी के लिए यहाँ पे फोटो दिया गया है ना, तो ये मनुष्य के दैनिक जीवन पर मुख्य रूप से और रोगों के उपचार के ऊपर केंद्रित है, अथर्ववेद हो गया। यजुर्वेद में बेसिकली कर्म कांड होता है। कर्म कांड मतलब शादी विवाह, फिर 12वां 13वां जो होता है ना, इसमें बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, उसके कर्म कांड और मंत्रों पे यहाँ पे आधारित है यजुर्वेद। सामवेद क्या है, सामवेद मतलब इसमें राग और गीतों पर ये केंद्रित है। आप देखिए फोटो, यहाँ पे वीणा का फोटो है ना, तो ये राग और गीतों पर केंद्रित है। तो मेरे ख्याल से वेद का बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल गया हो कि वेद में सबसे पुराना वेद कौन है, हमारे सारे कितने वेद है हम लोगों का, और अथर्ववेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है। कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो लेखकों ने ग्रंथ और नियम निर्देश बनाना शुरू किए। उसी तरह से आपको पता होगा पाणिनि ने एक किताब लिखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी बेसिकली संस्कृत व्याकरण है। इसमें नियमों को परिभाषित किया गया कि संज्ञा किसको बोलते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं, किसके आगे क्या लगना चाहिए। पहले क्या होता था ना कि जो लिख रहे हैं तो अपने भाषा में कुछ भी लिख देते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड सबका बन रहा है, स्टैंडर्ड बन रहा है। तो उसके लिए पाणिनि ने एक ग्रामर की बुक लिखी संस्कृत की जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय है।
तो इस तरह करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगर डायरेक्टली बता देता कि पाणिनि अष्टाध्यायी तो ये समझ में थोड़ा सा कम आता, लेकिन अगर मैं आपको एकदम टॉपिक वाइज लेकर के चल रहा हूँ कि पहले जो ग्रंथ बनाए जाते थे उसको नॉर्मल जिस भाषा में लोग लिखना चाहे अपने तरीके से ग्रामेटिकली सही है या नहीं है लिख देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया, नियम कानून बनाना शुरू किए। तो पाणिनि का अष्टाध्याय उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है, जो संस्कृत व्याकरण के नियम को परिभाषित करता है। अब बात करते हैं महाकाव्य किसको बोलते हैं। तो हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत और रामायण को महाकाव्य कहते हैं। महाभारत के जो लेखक है वो कौन है, वेद व्यास, और रामायण के कौन है, वाल्मीकि। तो यही आपको यहाँ पे याद करना है। रामायण जो है वो एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ग्रंथ है। इसकी रचना ऋषि वाल्मीकि ने करी है और ऋषि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं पर देखा है कि आदि कवि किसको कहा जाता है, तो वहां पे ऑप्शन में आपको मिलेगा वाल्मीकि। अब बात करते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत के कई संस्करण हैं। संस्करण मतलब क्या हो गया, बहुत सारे उसके एडिशन हैं, अलग अलग चीज, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय है वो वेद व्यास का जो महाभारत है वो सबसे महत्वपूर्ण है और ये संस्कृत में लिखा गया है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग एकदम पुराने जमाने से चल रहे हैं, अभी हम लोग संस्कृत लैंग्वेज में ही आए हैं। अभी संस्कृत से फिर हम लोग जो भाषा में पढ़े थे फिर पाली आएगा, फिर प्राकृत आएगा, है ना, फिर अपभ्रंश आएगा। इसी तरह हम लोग इसमें भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग संस्कृत में ही देख रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, पाणिनि अष्टाध्यायी, रामायण हो गया आपका वाल्मीकि और महाभारत हो गया आपका वेद व्यास। एक और है, लोग रामायण और रामचरितमानस में कंफ्यूज होते हैं। रामचरितमानस जो है उसकी रचना की है तुलसीदास ने और रामायण का रचना की है वाल्मीकि ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे आएगा तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करते हैं, कुछ बाद में ऐसी किताबें आने लगी जो लोगों को नैतिक शिक्षा और ज्ञान पहुंचाया करती थी। जैसे आपको याद होगा कि विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, हम लोग में जब बच्चे थे हम लोग बहुत पंचतंत्र की कहानियां हम लोग पढ़ते थे। मैगजीन खरीद खरीद के हम लोग लेकर के आप पढ़ते थे, है ना। आप लोग को याद होगा क्योंकि हम लोग और आप लोग जनरेशन ये सारे जरूर ये सब पढ़ेंगे। अभी तो लोग व्हाट्सएप पबजी यही सब में बिजी रहते हैं, लेकिन हम लोग का तो पता है कि हम लोग पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे। इसमें बेसिकली क्या रहता था कि नैतिक शिक्षा दिया जाता था कि लालच नहीं करना चाहिए या फिर किसी पर अनजाना भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करके कहानियां यहाँ पे रहती थी। तो हम लोग को पता है ना कि पंचतंत्र किसने लिखी थी, पंचतंत्र के राइटर है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। उसके बाद इसी तरह जिस तरह का पंचतंत्र है जिसमें नैतिक कहानियां दिए जाते हैं, उसी तरह से एक और किताब है, इसका नाम है हितोपदेश। हितोपदेश भी नैतिक कहानियां देता है और इससे नैतिक शिक्षा और लोगों को समझाने का प्रयास करता है और इस पे भी जानवरों के द्वारा ही समझाया जाता है। और इसके लेखक कौन है, नारायण पंडित। जैसे एक छोटा सा कहानी मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ ताकि आपको बहुत एक अच्छा लगेगा कि इसमें एक्चुअली है क्या। एक कहानी का नाम है, इसमें से चैप्टर नंबर 7 है और उसका नाम है झूठा दोस्त। झूठा दोस्त के ऊपर यहाँ पे कहानी है। क्या है, एक हिरन और एक कौवा पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स। कौन कौन, एक हिरन है और एक कौवा है। एक दिन कौवा ने हिरन को एक सियार के साथ देखा। सियार बहुत चालाक जानवर माना जाता है। कौवा ने अपने दोस्त हिरन को समझाया कि भाई देखो, सियार पर भरोसा मत करना तुम, वो कभी भी धोखा दे देगा। लेकिन जो हिरन है ना वो उसका बात ही नहीं माना। वो कौवे की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और सियार के साथ खेत में चला गया। अब हिरन वहां लगे जाल में फंस गया। सियार उससे कहने लगा, मतलब वहां पे क्या था ना कि खेत खाने गया होगा वहां पे, तो जो वहां पे जाल था उसको हिरन को यहाँ पे फंसा दिया ये सियार। और इसको बोलने लगा, अब मैं किसान को बुलाने जा रहा हूँ, वो क्या करेगा, वह आएगा और तुमको मार डालेगा। किसान क्या करेगा भाई, देखेगा कि अच्छा मेरा खेत खा गया है, फसल खा गया है, तो हिरन को मारेगा। वही सियार का यहाँ पे चाल हो गया। और जब तुम मर जाएगा तो मुझे तुम्हारा गोश्त खाने को मिलेगा। देखिए सियार कितना चालाक है। हिरन क्या हुआ, हिरन चिल्लाने लगा। कौवे ने अपने दोस्त की चिल्लाने की आवाज सुनी। जब कौवा सुना तो उसके सहायता के लिए तुरंत आ गया। उसने हिरन को कहा कि वह ऐसे लेट जाए जैसे वह सही में मर गया है। थोड़ी देर में सियार की आवाज सुनकर किसान तो वहां आ पहुंचा था। सियार तो चिल्ला दिया था। उसने देखा कि जाल में हिरन तो मरा पड़ा है। उसने देखा कि हिरन को तो मार दिया है सियार, और उसने जाल खोल दिया। जब जाल खोल दिया तो हिरन क्या हुआ, मौका मिलते ही भाग गया
और तुरंत उछलकर वहां से भाग गया। गुस्साए किसान ने क्या कि सियार की पिटाई कर दी और वहां से उसे भगा दिया। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि झूठा दोस्त जो है उससे हम लोग को बच के रहना चाहिए। तो इसी तरह की कहानियां के माध्यम से हम लोग को बताया जाता है और इसके लिए 2 किताबें हैं, हितोपदेश नारायण पंडित और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है कि नहीं? चलिए ये देखिए, हितोपदेश की अमर कहानियां हैं जैसे नीला सियार, गधा और बाघ, संकट की घड़ी, भलाई का समय नहीं, नाई का लालच, लालची बगुला। ये सारे क्या है? नैतिक संदेश है जो कहानियों के माध्यम से यहाँ दिया गया है। अब हम लोग कहानियां देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? कुछ कविताएं देखेंगे, काव्य, कुछ नाटक देखेंगे और कुछ और कहानियां देखेंगे। नाटक, कहानियां, इनका उद्देश्य क्या रहता है? एकमात्र उद्देश्य रहता है इसका मनोरंजन करना। अब एक सबसे पहले हम लोग देखते हैं, भरत मुनि ने एक किताब लिखी थी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र बेसिकली क्या है आप देखेंगे, ये नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि आपको प्रदर्शन कैसे करना है, मतलब जो नाटक वगैरह होता है ना, उसमें आपका मुद्रा कैसे होना चाहिए, फिर उसमें आपका जो एक्सप्रेशन है ये सारे कैसे होने चाहिए, हाथ का पोजीशन क्या होना चाहिए, पैर का पोजीशन क्या होना चाहिए, ये उसमें अभिनय का हाव भाव का निर्देश वहां पे नियम बताया गया है। वही यहाँ पे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र मतलब क्या? नाटक के दौरान आपका जो मुद्रा है, क्या क्या शास्त्र आपको आने चाहिए, क्या क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो सारा इसमें लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कालिदास की रचनाओं को, यहाँ पे हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। तो कालिदास का ये 4 जो आप देख रहे हैं, ये 4 इनकी कविताएं हैं, कविताएं जिनको आप काव्य बोलते हैं। इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगा अभी। आप देखते हैं पहले, सबसे पहले कुमार संभवम, उसके बाद रघुवंश, मेघदूत, ऋतु संहार। मेघदूत आप लोग सबको जानते ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। साथ में आपको याद करना कुमार संभवम, रघुवंश, मेघदूत और ऋतु संहार। ये हो गया आपका कविताएं। इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। कौन कौन कहानियां? देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम, इसका मतलब क्या है? शकुंतला की पहचान। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फोटो भी है शकुंतला की पहचान। दूसरा है यहाँ पे मालविकाग्निमित्रम। इसमें बेसिकली क्या है आप देखिएगा, सब में दो जोड़ों को मिला करके यहाँ पे बनाया गया है। जैसे मालविका रानी की दासी थी, जो राजा था एक राज्य में, उसकी दासी थी, रानी की दासी, इसका नाम है मालविका। और मालविका को प्रेम हो जाता है अग्निमित्र से। अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, मतलब ये राजा है तो राजा का बेटा कौन है? पुष्यमित्र। और जो मालविका कौन है? वो दासी है। तो इनका प्रेम कथा किसमें दिखा गया है? मालविकाग्निमित्रम में, है ना। उसी तरह से एक और है विक्रमोवर्षीय। तो इसमें भी 2 नाम यहाँ पे बताया गया है, विक्रम और उर्वशी का प्रेम कथा। तो आप देख रहे होंगे ये तीनों जो कहानी यहाँ पे है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोवर्षीय, है ना। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों कहानियां हैं और ये 4 यहाँ पे इनकी कविताएं हैं। अगर आपको ये याद है तो कालिदास की सारी रचनाएं आपके एग्जाम में बन जाएंगी। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए ट्रिक का क्या नाम है? अवि कुमार आया मेघ ऋतु में, मतलब एक नाम है, अविनाश ले लीजिए या अवि ले लीजिए, वो क्या आया? मेघ ऋतु में आया। तो इससे क्या क्या हम लोग को याद करना है? देखिए, अ से याद करना आपका अभिज्ञान शकुंतलम, वी से याद करना आपका विक्रमोवर्षीय, कु से याद करना कुमार संभवम, म से याद करना मेघदूत, रा से याद करना आपका रघुवन। तो कुमार से आपका कौन कौन याद हो गया? देखिए मैं इसको मिटाता हूं। कुमार से क्या क्या याद हो गया? कुमार संभवम, माँ से मेघदूत और रा से रघुवंत, ये तीनों आपका याद हो गया। और अवि से क्या क्या याद हो गया? अ से हो गया आपका अभिज्ञान शकुंतलम और व से हो गया विक्रमोर्वशीय। अब 2 चीज हम लोग को बताया यहाँ पे, है ना। मेघ ऋतु में, तो मेघ से आप याद कर सकते हैं मालविकाग्निमित्र, इससे याद कर सकते हैं, या इससे आप मेघदूत याद कर सकते हैं, कोई भी याद कर लीजिएगा। और ऋतु से आप याद कर सकते हैं ऋतु संहार। तो अगर मेघ से आप याद कर सकते हैं मेघदूत, तो फिर यहाँ माँ से आपको याद करना पड़ेगा मालविकाग्निमित्रम, है ना। तो आपको जैसे याद करना आप याद कर सकते हैं। तो जब भी अगर मान लीजिए ये नहीं भी याद रहेगा, तो ये जो ट्रिक रहेगा ना, इससे आप ऑप्शन देख करके आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये इसमें नहीं है। और मैंने इतने अच्छे से फोटोज दिखाया ताकि आपको कभी भूले ना वो चीज,
क्योंकि हमारा जो दिमाग रहता है वो फोटो पर ही ज़्यादा काम करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और है नाटक, काव्य और कहानियाँ, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं शूद्रक। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम मतलब होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में, देखिए मिट्टी की छोटी गाड़ी है। इसको किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। और ये क्या है बेसिकली, ये भी एक प्रेम प्रसंग है। कौन कौन है? वैश्या के साथ ब्राह्मण युवक जो रहता है चारुदत्त का प्रेम प्रसंग किसमें लिखा गया है? मृच्छकटिकम में लिखा गया। मिट्टी की छोटी गाड़ी, जिसको किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। ये भी याद हो गया आपको। अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस का। पहले बात करते हैं मुद्रा राक्षस में है क्या। मुद्रा राक्षस एक राजनीतिक नाटक है, मतलब पॉलिटिकल नाटक है, जिसमें राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और राज्यरोहण का वर्णन है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे शासन किया और उसका राज्य में कैसे सब कुछ था, उसका वर्णन है किसमें? मुद्रा राक्षस में। और इसको किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। अब हम लोग आगे देखते हैं उत्तर रामचरितम। देखिए रामचरितम दो हो गया, रामचरित मानस। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर दीजिएगा क्या चाहिए आप? तुलसीदास। लेकिन अगर वही रहा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम मतलब क्या? राम का परवर्ती जीवन। जब राम वापस आ जाते हैं लड़ाई वगैरह करके, रावण को मार करके, तो उसके बाद का जो जीवन है ना, उसको राम का परवर्ती जीवन बोलते हैं। राम के बाद का जीवन, तो उसके जो रचयिता है वो है भवभूति, इसको बोलते हैं उत्तर रामचरितम। ये हो गया आपका। उसके बाद है स्वप्नवास वादतम। सपने में वासवदता। अब देखिए ये फोटो ऐसे करके यहाँ पे है, सपने में वासवदता। तो ये भी एक, मेरे ख्याल से मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन लग रहा है ये भी कुछ प्रेम प्रसंग से रिलेटेड ही है, जिसको किसने लिखा है? भास ने लिखा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन की कुछ रचनाओं के बारे में। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी रचनाएं की है? सबसे पहला आपको याद करा रत्नावली। रत्नावली में क्या बेसिकली लिखा गया है? रत्नावली किसके नाम पर पड़ा है? श्रीलंका के राजा की बेटी थी रत्नावली, मतलब राजकुमारी का नाम है रत्नावली, और इनका प्रेम प्रसंग होता है राजा उदयन के साथ। तो इन्हीं का प्रेम प्रसंग यहाँ पे रत्नावली में लिखा गया है। तो देखिए सब कुछ जो है वो क्लियर हो रहा है। अगर आपको पता रहेगा ना इसके अंदर में क्या है, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। और मैंने यहाँ पे कॉन्सोलेट कर दिया है, हर्षवर्धन का है तो तीनों एक साथ में हम लोग पढ़ ले, वाल्मीकि का है तो एक साथ में हम लोग पढ़ लें। रत्नावली में राजकुमारी रत्नावली जो कि श्रीलंका के राजा की बेटी रहती है, मतलब राजकुमारी रहती है, और इनका प्रेम प्रसंग चलता है राजा उदयन के साथ। तो इन्हीं का संबंध यहाँ पे दिया गया है इसके संबंध में, ठीक है। और इसी किताब में पहली बार होली का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, सबसे पहली बार। तो रत्नावली क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नागानंद के बारे में। नागानंद क्या है? आप देखिए नागा मतलब हो गया आपका यहाँ पे नाग। नाग क्या है? एक सांप है। नागानंद में क्या है? गरुड़ देवता बेसिकली क्या करते हैं? सांपों की बलि देते हैं, और सांपों की बलि को रोकने के लिए जिमूत वाहन जो एक राजकुमार है, जिमूत वाहन ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उसी का कहानी है आपका नागानंद में। तो नागानंद को भी किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। तो आपको एक ही चीज अभी क्लियर हो रहा होगा कि कैसे क्या है, नागानंद है तो उसके पीछे कहानी जब याद होगा ना, तो ये आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको काम करेगा। अच्छा, रत्नावली जहाँ पढ़े थे ना वही नागानंद था, हर्षवर्धन ही इसका राइटर है ना। इसके बाद एक और हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका में क्या है? हीरो आपका सेम रहेगा, हीरोइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो हीरो यहाँ भी राजा उदयन है, लेकिन हीरोइन यहाँ पे कौन है? प्रियदर्शिका यहाँ पे हीरोइन है। तो आप देखिए ये प्रियदर्शिका है, ये रत्नावली है, और ये नागानंद है। ये तीनों का राइटर कौन है? हर्षवर्धन। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? अगर आपको ट्रिक जानना है तो आप याद कर सकते हैं, हर्षवर्धन ने ट्रेन का टिकट कटाया तो उसको एक पीएनआर नंबर मिला। आपको पता है ना पीएनआर नंबर होता है। तो पी से आप याद कर सकते हैं प्रियदर्शिका, एन से याद कर सकते हैं नागानंद, और आर से याद कर सकते हैं आप रत्नावली। तो हर्षवर्धन ने क्या कटाया? ट्रेन का टिकट कटाया। अब बात करते हैं कुछ संस्कृत कविताएं के बारे में। कालिदास के बारे में हम लोगों ने जान चुके, कालिदास को आदि कवि कहा जाता है। तो कालिदास का कुमार संभवम देख लिए थे, रघुवंश भी देख लिए थे, मेघदूत भी देख लिए थे, और ऋतु संहार भी देख लिए थे। और 3 हम लोगों ने कहानियां भी देखा था। कौन कौन कहानियां देखा था? आपको रिमेम्बर याद आ रहा है? देखिए एक कहानी था आपका मालविकाग्निमित्रम, ये हो गया।
दूसरा आपका हो गया विक्रमोर्वशीय, और तीसरा आपका हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। ये तीनों देखिए, फोटो से याद हो रहा, मेरे को भी याद नहीं है, एकदम कंठस्थ से याद नहीं है, मैं फोटो से देख करके जो आपको पढ़ाया हूँ उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और ट्रिक तो आपको है ही आपके पास, जब भी चाहे यूज कर सकते हैं। तो कालिदास का हो गया आपका कुमार संभवम, कुमार का जन्म, रघुवंश, रघुवर का राजवंश, मेघदूत और ऋतु संहार। उसके बाद बात करते हैं जयदेव का क्वेश्चन पूछा जाता है। जयदेव से आपको याद कैसे करना है, जयदेव ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गीत गोविंद, और गीत गोविंद में क्या है, भगवान कृष्ण के जीवन और शरारत को यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। तो इसको याद करना एकदम आसान है। सबसे पहला बात है जयदेव, जयदेव मतलब एक ऐसा किताब लिखेंगे जो मैथोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो इन्होंने गीत गोविंद लिखा, और गोविंद किसको कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है, तो यहाँ पे कृष्ण की लीला और कृष्ण के जीवन के बारे में बताया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। मैंने बता दिया आपको, इस ग्रंथ में कृष्ण और राधा उसकी प्रकृति की सुंदर की चर्चा किया गया। उसके बाद बात करते हैं गुप्ता काल में। गुप्ता काल में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की वीरता की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी हैं, है ना। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजों को बीच में ऐड करना जरूरी है क्योंकि ये एक कड़ी का काम करती है। अभी यहाँ पुराने चीजों को मुझे यहाँ पे गुप्ता काल से जोड़ दिया, एक कड़ी बन गया ना यहाँ पे, इसे जोड़ना जरूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ वैसे किताबों के बारे में जो आपको शासन व्यवस्था सिखाएगी, जो आपको विज्ञान की प्रगति सिखाएगी, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं पुराने में ऐसा क्या क्या लिखा गया है। तो कुछ कुछ किताबें ऐसे लिखी गई हैं जो विज्ञान और राज्य शासन के विषय में लिखी गई हैं, जैसे मौर्य काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें राज्य के शासन के बारे में लिखा गया है, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। लोग समझते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का बुक है, नहीं, इसमें क्या है कि शासन प्रणाली कैसे उन्होंने चलाई है, कैसे चलना चाहिए, उसके विषय में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। कौटिल्य को क्या कहा जाता है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों एक ही नाम है, और ये इन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, कैसे वहां पे शासन चला था, जो इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ पे खड़ा हो गया, है ना। आप देखिए मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा हो गया था, बस नीचे का थोड़ा सा छुटा हुआ, बाकी पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा का पूरा भारत, ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। तो कितना ये इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए ये अच्छे से आपको पढ़ना है। अब कुछ वैज्ञानिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं हम लोग। वैज्ञानिक ग्रंथ के बारे में देखिए, पहले जो संस्कृत थी वो प्राचीन काल में दरबारी भाषा थी, वही गुप्ता काल में इसको और प्रोत्साहन मिला और ये आगे जाके फल फूल के आगे बढ़ा। अब बात करते हैं कुषाण काल में संस्कृत विद्वानों को संरक्षण मिला, मतलब उनको यहाँ पे प्रेज किया गया, उनका यहाँ पे तिरस्कार नहीं, उनको दबाया नहीं गया। तो इसी कारण में आप देखिएगा कि आगे चल करके अश्वघोष ने किताब लिखा जिसका नाम है बुद्ध चरित। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जैन बौद्ध धर्म जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं घोड़े की बुद्धि। घोड़े की बुद्धि, घोड़े मतलब हो गया आपका अश्व, और बुद्ध से आपका हो गया बुद्ध चरित। तो अश्वघोष ने क्या लिखा, बुद्ध चरित लिखा, जिसमें बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया है ना। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक ग्रंथों में जो हम लोग को एकदम याद होने चाहिए। चरक ने लिखा चरक संहिता। चरक संहिता किस पर है, चिकित्सा पर पुस्तक है। च से चरक, च से चरक संहिता और च से ही चिकित्सा। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, ये मेडिसिन से रिलेटेड है ये वाला, है ना, चिकित्सा पुस्तक। आप देखिए ये फोटो। उसके बाद करते हैं हम लोग सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता बेसिकली आपका सर्जरी पर है। स से आपका हो गया सुश्रुत और स से आपका हो गया सर्जरी। इंग्लिश में ही याद कीजिए, है ना, और हिंदी में भी देख सकते हैं, लेकिन ये तालव्य शाह है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शाह शाह यहाँ से शल्य क्रिया पर है। आप देखिएगा यहाँ पे सुश्रुत संहिता है, ये आपका चीर फाड़ से रिलेटेड है, शल्य मतलब सर्जरी से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं माधव निधान। माधव निधान भी एक जो पुस्तक है वो रोग विज्ञान पर है, कि कौन सा रोग है, उसमें क्या जड़ी बूटी चाहिए, ऐसे यहाँ पे होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन रोग विज्ञान पर है तो यही होना चाहिए। अब बात करते हैं वराह मिहिर। वराह मिहिर पर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वराह मिहिर को हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए वराह मिहिर जो है उनका बहुत इंटरेस्ट था आपका ज्योतिष पर और ग्रह पर बहुत इंटरेस्ट था। तो वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका एक किताब लिखा जो ज्योतिष पर पुस्तक है। देखिए
ज्योतिष जो होता है ना, आप देखिएगा तो ज्योतिष का एक पढ़ाई होता है या एक्यूरेट पढ़ाई होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ ही बोल दिया कि नहीं आपको इसका अंगूठी पहनना उसका अंगूठी पहनना है। इसका एग्जैक्ट एक पढ़ाई होता है। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिक। सब कुछ पढ़ाई पर है, सब कुछ यहाँ पे नंबर्स का खेल है और इसका सब कुछ साइंटिफिक प्रूफ है इसका, है ना। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी पंच सिद्धांतिका, जो ज्योतिष पर पुस्तक है, एस्ट्रोलॉजी पर, और ग्रहों की चाल, भूविज्ञान, वास्तुकला, इस पर जो पुस्तक है इसका नाम है बृहत संहिता। तो ये पंच सिद्धांतिका और ये बृहत संहिता, ये दोनों किसने लिखा है? वराह मिहिर ने लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग को ये तो हम लोग को पता है, आर्यभट्टियम किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है, और ये खगोल विज्ञान और गणित पर पुस्तक है। तो ये जो आपका वैज्ञानिक सारा मैं एक जगह ही निचोड़ यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को देखिएगा, पढ़िएगा बार बार, तो आपका एकदम याद होगा, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मध्यकाल में। हम लोगों ने प्राचीन को खत्म करते हुए हम लोग मध्यकाल में हैं। तो मध्यकाल में संस्कृत उतना प्रधानता नहीं था, क्योंकि अब संस्कृत तो लोग छोड़ने लगे थे बहुत टफ होने के चलते। फिर भी राजस्थान और कश्मीर में कुछ रचनाएं की गई, इतना संस्कृत प्रचलित नहीं था, फिर भी राजस्थान और कश्मीर में रचनाएं की गई। कौन कौन? कलहन की राज तरंगिनी, ये आप देख रहे हैं, कलहन की राज तरंगिनी, ये कश्मीर में लिखी गई थी। और दूसरा है आपका सोमदेव की कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर आप जो देख रहे हैं वो किसने लिखी है? सोमदेव ने यहाँ पे लिखी है। तो ये हो गया आपका मध्यकाल में। अब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बेसिकली पाली भाषा और प्राकृत भाषा यहाँ पे चलती थी। तो जो उपदेश होंगे उन्होंने पाली भाषा और प्राकृत भाषा में ही दिए, और रचनाएं भी इसी भाषा में यहाँ पे होंगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन्होंने पाली भाषा का ही उपयोग किया था। इसमें से कुछ कुछ हम लोग को जो ध्यान रखना है, क्या क्या, देखिए। सबसे पहले ध्यान रखना विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम है। मतलब इसमें बौद्ध धर्म के नियम इसमें हैं कि आपको क्या पालन करना चाहिए एज ए बौद्ध भिक्षु। ये हो गया आपका विनय पिटक में। उसके बाद आपका आता है सूत पिटक। सूत पिटक में नैतिकता और धर्म के बारे में बताया गया है इसमें। उसके बाद बात करते हैं अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में नैतिकता, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी और दर्शन से सिद्धांतों पर यहाँ पे विचार किया गया है। तो अभिधम पिटक से आप याद कर सकते हैं, बेसिकली साइकोलॉजी, है ना। उसके बाद जातक। जातक में क्या है? महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां का इसमें संग्रहण है। पिछले जन्म में जो उनके साथ घटना हुई हैं, जो कहानियां हुई हैं, उनको यहाँ पे जातक यहाँ पे कहा जाता है उस पुस्तक में, है ना। तो उस पुस्तक में लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम क्या है? जातक। अश्वघोष मैंने बता दिया, बुद्ध चरित्र जो है उन्होंने अश्वघोष यहाँ पे लिखा है ना। तो इसको मैंने बता दिया था ट्रिक के माध्यम से ही। घोड़े की बुद्धि, घोड़े मतलब अश्व की बुद्धि। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखा है यहाँ पे। ये है आपका बुद्ध चरित्र। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में प्राकृत में ग्रंथों की रचना की गई थी। जो ये जैन धर्म का ग्रामर है, इसको लिखा गया है हेमचंद्र के द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है वो है आपका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? इसमें मिलिंद मतलब होता है मीनांदर, मतलब मीनांदर को ही मिलिंद यहाँ पे कहा गया है। तो मिलिंद क्या करते हैं? एक बौद्ध भिक्षुक जिसका नाम रहता है नागसेन, उससे अपने जीवन की समस्याओं पर क्वेश्चन पूछते हैं। उनको जो डाउट होता है उनको ये पूछते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर का जो सॉल्यूशन है ना, उसको मिलिंद पन्हो में यहाँ पे लिखा गया है। आप देखिए ये राजा कौन है? ये मीनांदर है, इसको मिलिंद कहते हैं। और ये जो है बौद्ध भिक्षुक है जिसको नागसेन कहा जाता है। तो अपने जीवन से रिलेटेड जो डाउट्स है इन्होंने पूछा और उसका इन्होंने आंसर दिया। वही जो क्वेश्चन आंसर का जो किताब का संकलन है उसी को बोलते हैं हम लोग मिलिंद पन्हो। ठीक है। एक और चीज हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, जैन का जो पवित्र ग्रंथ है आगम, वो भी किस भाषा में लिखी गई है? वो भी आपका प्राकृत या पाली भाषा में लिखी गई है। तो इसमें तीर्थंकरों की शिक्षाएं बताई गई हैं। आगम में जितने सारे तीर्थंकर आए हैं उन्होंने अपने अपने शिक्षाएं दी हैं। तो उसका पूरा का पूरा संकलन है। संकलन किसने किया? गांधारी द्वारा संकलन किया गया है, जो महावीर के करीबी शिष्य थे। तो ये चीजें आपको ध्यान होगी। इसको आराम आराम से देखिए, लिख लिख करके पढ़िए, इसको नोट्स खुद का बनाइए और बार बार चीजों को पढ़िए।
एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि टफ चीज़ों को आप कैसे याद कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर मेरे हिसाब से पूछा जाएगा सबसे टफेस्ट चैप्टर कौन है, तो हम बोलेंगे आपका कंट्री करेंसी सबसे टफ चैप्टर है। फिर पुस्तक और राइटर जो है उसको टफ चैप्टर है। इसको आप कैसे याद करेंगे? एक बार में कभी भी बाय हार्ट करने का ट्राई ना करें। आप क्या कीजिए, जितना सारा चीज़ है उसको आप किताब में लिख लीजिए और बस 10 मिनट आप उसको बस देखा कीजिए। ऑल्टरनेट डे में देख लीजिए या फिर हमेशा देख लीजिए 7-8 दिन तक कंटिन्यू। उसको बस आप देख लीजिए, अच्छा जैन धर्म में प्राकृतिक में ग्रंथों की रचना की गई थी। तो उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि बार बार जब चीज़ों को देखेंगे तो ये एक इमेज बन जाएगा आपके लिए, एक फोटो बन जाएगा। और जब फोटो बन गया तो फोटो हमारा दिमाग तो समझता ही है, तो वही फोटो बनाने के लिए आपको बार बार आपको देखना पड़ेगा, है ना। हालांकि इसका सहारा हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये जब कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा एग्जाम में। अब आगे बात करते हैं हम लोग सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म में जो 5वें गुरु अर्जुन देव हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है आदि ग्रंथ। आप देखें ये आदि ग्रंथ है, ये 1604 ईस्वी में लिखा गया है ना। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो गुरु 10वें गुरु थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे लिखा 1678 ईस्वी में। मतलब ये जो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, आदि ग्रंथ को ही आगे और विस्तार किया था। तो ये आदि ग्रंथ का नया रूप ही क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। अब हम लोग आते हैं मध्यकाल में, हमारा बौद्ध जैन धर्म खत्म हो गया। अब हम लोग मुगल काल, तुर्क, मंगोल ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 12वीं शताब्दी में क्या होता है, तुर्क और मंगोल का आगमन हो जाता है। और जब वो लोग आएंगे तो उसके साथ कौन सी भाषा आएगी, फारसी भाषा आ जाएगी। तो हम लोग फारसी भाषा की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में फारसी में कई ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन ग्रंथ लिखे गए हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं तारीख ए फिरोज शाही। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिरोज शाही, तारीख ऊपर लिखा गया तारीख ए और नीचे है फिरोज शाही। इसको किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। आप देखिए फोटो में भी देख पाएंगे जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद हम बात करते हैं इब्ने बतूता, जो मोरक्को का एक यात्री था। उसके यात्रा वृतांत में इस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का पता चलता है कि इस समय जब यहाँ पे आ रहा था, इसी के यात्रा वृतांत से पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। क्योंकि यात्रा वृतांत मतलब क्या होता है, ट्रैवल ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग में आप लिखते हैं ना कि फलना जगह ये है, फलना की स्थिति ये है, तो ये ट्रैवल ब्लॉग है किसी। ठीक है, इब्ने बतूता। अब हम लोग आगे देखते हैं मुगल काल के बारे में। तो मुगल काल में फारसी में रचना और तेज हो गया। जैसे देखिए आत्मकथा यहाँ पे लिखा गया, तो जहाँ पे तुजुक ए आ गया समझ लीजिए वो आत्मकथा है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी। उसी तरह से जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके जहांगीरी। ये आपका याद हो गया, बाबरी से बाबर, जहांगीरी से जहांगीर। कोई डाउट नहीं है, तो याद करने का चीज ही नहीं है। अब हम लोग याद करते हैं आगे। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हुमायूं का जीवन काल एज ए राजा उतना अच्छा नहीं रहा है। कभी राजा रहा, कभी भाग गया, कभी हटा दिया गया, ऐसे रहा है। तो हुमायूं की बहन है जिसका नाम है गुलबदन बेगम, और ये सौतेली बहन है। आप लोगों को पता है पहले ज़माने में जो शासक रहते थे अनेक शादियां वो लोग करते थे, है ना। तो गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की सौतेली बहन थी। उसने क्या किया था, उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा में इसने लिखा था कि कैसे हुमायूं ने अपने जीवन में संघर्ष किया और सिंहासन पाने के लिए क्या क्या किया, वो इसने लिखा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अकबर के समय में। अकबर के बारे में हम लोगों ने अभी कोई नहीं देखा है ना। अगर आपको पता होगा, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको भाजसा करके, है ना। भाजसा, भाजपा नहीं भाजसा। तो ये बाबर हो गया, ये हुमायूं हो गया, ये अकबर हो गया, ये जहांगीर हो गया, ये शाहजहां हो गया, ये औरंगजेब हो गया। तो बाबर वाला कौन लिखा है? बाबर वाला लिखा है आपका खुद लिखा है तुजुके बाबरी। हुमायूं के बारे में हम लोग देख लिए, हुमायूं नामा है जिसको किसने लिखा है? गुलबदन बेगम लिखा है। अब हम लोग अकबर के बारे में बात करते हैं। तो आईने अकबरी लिखा गया है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ये है आईने अकबरी किताब, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जहांगीर हम लोगों ने देख लिया, तुजुके जहांगीरी। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं पद्मावत। पद्मावत आप लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी ना, जिस किताब के राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शाहजहां के बारे में।
तो शाहजहां के बारे में किताब लिखी है इनायत खान ने, तो इनायत खां का हो गया। तो भाजसा का हम लोग सब कुछ हो गया यहाँ पे, है कि नहीं। अगर आप ये ट्रिक आपको याद है तो आपको ये पूरा सब कुछ याद है। बाबर का तुजुके बाबरी, हुमायूं नामा, अकबर का अबुल फजल, जहांगीर का तुजुके जहांगीरी, उसके बाद शाहजहां का इनायत खान, ये पूरा हो गया। औरंगजेब का हम लोग यहाँ पे कोई किताब नहीं पढ़ रहे। अब दो महत्वपूर्ण हम लोग चीज पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका देखते हैं क्या है। उर्दू कवियों में से मिर्जा काली बहुत फेमस रहे हैं और इनकी कविताएं भी बहुत फेमस रही हैं। अब आगे 20वीं सदी में जो हम लोग को याद करना उर्दू साहित्य में, एक बड़ी हस्ती थे इकबाल। इकबाल ने क्या क्या लिखा है, बंगे दर्रा और सारे जहां से अच्छा, जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको किसने लिखा, इकबाल ने लिखा। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसके एवज में आपको बंगे दर्रा भी पूछ सकता है। तो बंगे दर्रा पूछ ले या सारे जहां से अच्छा पूछ ले, इसको किसने लिखा है, इकबाल ने लिखा है, जो एक उर्दू साहित्य लेखन है। अब बात करते हैं प्राकृत में ग्रंथ भाषाएं। 14वीं शताब्दी में प्राकृत से अब ग्रंथ भाषाएं विकसित हुई। पहले तो हम लोगों ने देखा संस्कृत में काम चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब वो प्राकृत सब लोग बोलने, क्योंकि आम जन तो उतना सारा ग्रामर नहीं देख सकते हैं जो अष्टाध्यायी में लिखा गया पाणिनि ने। हम भी अगर आपसे अभी बात कर रहे हैं तो हम थोड़े है कि हम पूरा का पूरा हिंदी ग्रामर आपको पूरा का पूरा अच्छे से बता रहे हैं। हिंदी ग्रामर ही हमको नहीं बोल रहा, हमको हिंदी व्याकरण बोलना चाहिए। तो ये प्राकृत भाषा लोग यूज करना शुरू कर दिए। तो 14वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा में यहाँ पे लिखी गई ग्रंथ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब प्राकृत हुआ तो अपभ्रंश आया। अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा, हम लोगों ने पहले बोला था ना, टूटा फूटा जो है। उसके बाद उससे बहुत चीज निकला, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, ये सब से यहाँ पे लिखना शुरू हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि जब अपभ्रंश भाषाएं हुई तो सबसे पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली हिंदी किताब जो लिखी गई वो लिखी गई चंद बरदाई के द्वारा, और वो किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान पर है, तो आप देखिए ये पृथ्वीराज रासो है, चंद बरदाई के द्वारा ये लिखी गई है। तो ये पहली हिंदी पुस्तक थी। तो जिस तरह से आप अभी पढ़ रहे हैं ना, वो एक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा कि अच्छा हमको तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, और उसके ऊपर आप बेस बना सकते तो आपका बहुत अच्छा वो स्ट्रांग बनेगा। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, चंदन तू पृथ्वी पर रास कर। तो चंदन साहब का हो गया चंद बरदाई, और पृथ्वी पर रास मतलब हो गया पृथ्वीराज रासो। उसके बाद इसी काल में जो प्राकृत भाषा में है, कबीर के दोहे बहुत प्रचलित हुए। कबीर के दोहे कौन कौन से, ये सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, है ना। वही बोल रहे हैं, दुख में भगवान सबको याद आते हैं, सुख में कोई नहीं करता है, लेकिन जो सुख में सुमिरन करता है उसको दुख होता ही नहीं है। तो ये सारे जो दोहे हैं ये आपने जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो ये कबीर के दोहे हैं, और ये कबीर के दोहे प्रचलित हुए हैं प्राकृत भाषाएं में ही, ठीक है। ये संस्कृत तो नहीं, आपको ही पता चल रहा होगा। अब बात करते हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका था रामचरितमानस तुलसीदास। फिर रामायण आपका वाल्मीकि, ये सब हम लोगों ने देख लिए। अब बात करते हैं सूरदास के बारे में। तो सूरदास ने सूर सागर लिखा हुआ है, और सूर सागर में क्या है, कृष्ण के बचपन और गोपियों के प्रसंगों का समावेश है आपका सूर सागर में, जिसको किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा हुआ है। ये है आपका सूर सागर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भगवान कृष्ण और यहाँ पे गोपियां हैं, उनकी जितने भी प्रसंग हैं वो सारे यहाँ पे समाये गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं, अब हम लोग राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़े हैं। तो राष्ट्रवादी साहित्य हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अंग्रेज आया तो हमारे में अब राष्ट्रवादी उत्साह आ गया है। तो सबसे प्रसिद्ध नाटक 1850 के दशक में कौन था, वो था अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी, इसको किसने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। उसके बाद स्वामी दयानंद ने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। आप देख रहे हैं ये सत्यार्थ प्रकाश है, जिसको लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद ये तो सबको ही याद हो गया, प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा, गोदान लिखा, बड़े भैया लिखा, कर्म भूमि लिखा, रंग भूमि लिखा। इसका ट्रिक भी है, प्रेम से गोदान करो और फिर भूमि को रंगो, है ना। गोदान मतलब हो गया आपका जो गाय होता है उसको गौ बोलते हैं। तो प्रेम से गोदान कर और फिर जो है जमीन को रंगो, यहाँ पे फिर जमीन को भूमि को रंग, तो भूमि रंग हो गया, यहाँ पे रंग भूमि हो गया, है ना। अब बात करते हैं
अपभ्रंश है तो सारी भाषाएं होंगी। हिंदी हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बंगाली देखते हैं। बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? आनंद मठ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और यही आनंद मठ किताब से हम लोगों ने वंदे मातरम हम लोगों ने लिया है। और वंदे मातरम हमारा क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? इकबाल ने लिखा हुआ था। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं, इसी समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने किताब लिखी थी जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि में कविताएं थी और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और जो जन गण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी थी। तो आप देखिए सारे चीजें हम लोग यहाँ पे देख लिए। राष्ट्रीय गान देख लिए, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर लिखा। राष्ट्र गीत किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इकबाल सारे जहां से अच्छा, वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा आपका स्टॉक कैसे बनते जा रहा है एक अच्छे तरीके से। तो ये गीतांजलि जिसको किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अब बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में अपनी क्षेत्रीय भाषा जो उनकी मराठी थी तो केसरी का प्रकाशन करते थे। केसरी उनका एक समाचार पत्र था, मतलब न्यूज़पेपर था। तो ये पूरा का पूरा पहला लेक्चर खत्म होता है पुस्तक और उसके राइटर का। कुछ और बच गए हैं, ये वो छोटा सा लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला, मेरे ख्याल से उसमें 20 से 25 और हम लोग को पढ़ना है, वो देख लेंगे। वो 15 मिनट के लेक्चर का खत्म हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एंशिएंट से लेकर एकदम मॉडर्न तक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपको इतना लेक्चर पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो करंट में लास्ट 3 महीने का जो पूछा जाएगा बस वो आपको करके आना है। जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ ना, भरोसा कीजिए ये बहुत दुर्लभ कंटेंट है। आप खोज लीजिए, ये ऐसा कंटेंट आपको शायद ही मिलेगा। तो आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। और ये सारे जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके प्रति हमारे जिम्मेदारियां भी हैं। आपका रिजल्ट हमारा प्रायोरिटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।